मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे भारत एग्रो मॉलिक्यूल्स लिमिटेड कंपनी के जिंक बॉस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिंक 33%, लेकिन एक बहुत ही आकर्षक पैकिंग, आकर्षक जार में, जिसको कि आप इस्तेमाल करने के बाद में दूसरे काम में भी ले सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से जिंक बॉस की हम तमाम तरह की उपयोगिता बताएंगे कि कौन कौन से फसलों में आप इसको उपयोग में ले सकते हैं, इसके टेक्निकल नाम के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही साथ में दोस्तों इसकी डोज के बारे में भी बताएंगे कि कितनी मात्रा में आपको जिंक बॉस लेना है और कितने लीटर पानी में या कितने यूरिया के साथ या कितनी रेत के साथ या कौन कौन सी चीजों के साथ में मिलाकर आप कौन कौन सी फसल में कर सकते हैं, कौन सी मौसम में कर सकते हैं, अन्य कोई चीज मिलानी है या नहीं मिलानी है, ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे दोस्तों वीडियो के महत्वपूर्ण बातों के हिस्से में। और वीडियो के अंत में सावधानियां आपको क्या क्या रखनी है जिंक बॉस का इस्तेमाल करते समय, इन सब की भी जानकारियां देंगे दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में, और अभी तक भी अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की कि जो जिंक बॉक्स आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसका उपयोग आप मुख्य रूप से धान यानी कि चावल, गेहूं, गन्ना, मक्का, आलू, सब्जियां, समस्त प्रकार की दलहन दालें, चाहे मूंग की दाल, उड़द की दाल, तुअर की दाल, मसूर की दाल, व तेल वाली फसलें, आम, केला, अंगूर, नींबू, वर्गीय फसलें, पपीता, चाय, कॉफी, तंबाकू व पोस्ता इत्यादि में कर सकते हैं। मतलब मोटा मोटा आप ये समझिए दोस्तों कि हर प्रकार की फसल में जिसमें भी जमीन में जिंक से संबंधित समस्या हो, जिंक की कमी हो या फिर कोई जिंक का मॉलिक्यूल किसी भी प्रकार से जमीन मांगती हो, तो उस फसल में आप जिंक बॉस का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि इसका टेक्निकल नाम है दोस्तों जिंक, 33% की मात्रा में है इसमें, और इसी के साथ सल्फर भी इसमें 15% की मात्रा में मौजूद है। तो जो बाजार में हम जिंक 33% के नाम से लेते हैं वही चीज है, लेकिन पैकिंग बहुत ज्यादा आकर्षक है और इसका काम करने का तरीका भी उन जिंक से कहीं ज्यादा फास्ट है, बहुत अच्छे परिणाम देते ही है ये। और साथ ही साथ में जड़ों का विकास, पौधे का विकास, फूल का विकास, सारी चीजों का विकास समय से पहले करवाती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति सुधारती है। अब बात करें दोस्तों इसकी डोज की, तो भूमि उपचार अंतिम जुताई के समय प्रति एकड़ आपको अंतिम जुताई के समय 4 से 6 किलो मोनो जिंक मिट्टी, या तो आप मिट्टी में ले सकते हैं अथवा यूरिया में मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। कितना करना है दोस्तों? 4 से 6 किलो आपको या तो आप मिट्टी में ले सकते हैं या फिर यूरिया के साथ मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। और अगर इसका पर्णीय छिड़काव मतलब स्प्रे वगैरह करना है तो प्रति एकड़ भूमि के लिए आधा से 1 किलो मोनोजिंक लेना है, 200 लीटर पानी में इसका घोल बनाना है बढ़िया से, और घोल कर 15-15 दिन के अंतराल पर खड़ी फसल पर छिड़काव भी कर सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं। और दोस्तों घोल में 1 से 2 किलो यूरिया मिलाकर उदासीन करके प्रयोग करें। अगर घोल में भी आप यूरिया मिलाते हैं तो और अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा इसका। वैसे दोस्तों हम ये रिकमेंड करेंगे कि स्प्रे तो आपकी कोई मजबूरी हो तो ही आप करें, लेकिन आप इसको अगर मिट्टी के साथ, यूरिया के साथ मिलाकर हाथ के माध्यम से फेंकेंगे तो बहुत ही जबरदस्त जड़ों का विकास होगा, क्योंकि उस समय जिंक आपके जड़ों में जाएगा, डायरेक्ट नीचे जाएगा और वो नीचे जमीन में काम करेगा। पौधा जड़ से लगाकर सिरे तक बिल्कुल हरा भरा, स्वस्थ, निरोगी हो जाएगा, उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब दोस्तों इसी के साथ ही महत्वपूर्ण बातों में अब आपको जानकारी देते हैं इसकी बहुत बड़ी विशेषताएं की। जी हाँ दोस्तों, इस स्लाइड का आप सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़े। बारीक दानेदार होने के कारण उड़कर बर्बाद नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आप जैसा कि देख पा रहे हैं बहुत अच्छे ग्रेन्यूल्स फॉर्म में है ये, मतलब दानेदार फॉर्म में है, और इसी वजह से जब हम इसको फेंकते हैं तो ये उड़ता नहीं है खेत में, डायरेक्ट जमीन में चल जाता है और जड़ों में पहुंच जाता है। यूरिया के साथ मिलाने से अच्छी कोटिंग कर यूरिया लीचिंग
कम करता है। अब यूरिया के साथ अगर हम इसको मिलाते हैं तो दोस्तों हमें यूरिया की भी डोज घटानी पड़ती है, और जब हम यूरिया की डोज घटाते हैं तो हम हमारी जमीन को बंजर होने से बचाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यूरिया त्वरित आपकी फसल को उठा तो देता है, लेकिन आपकी जमीन को शने शने धीरे धीरे खाता है, जमीन को बिल्कुल बर्बाद कर देता है। इसलिए हम ये हमेशा रिकमेंड करते हैं हमारे हर वीडियो में कि डीएपी और यूरिया का आप इस्तेमाल कम से कम करें। आप जितना हो सके लिक्विड फर्टिलाइजर्स और ऐसे अच्छे उत्पाद जिनकी पैकिंग भी आकर्षक हो और जिनका काम करने का तरीका भी यूरिया डीएपी से भी ज्यादा फास्ट हो, ऐसे उत्पादों को, ऐसे लिक्विड फर्टिलाइजर्स को आपको उपयोग में लेना चाहिए, ताकि हम खेती अभी नहीं करें, हमारे आने वाली पुश्तें जो है, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी खेती कर पाए। स्लो रिलीजिंग के कारण लंबे समय तक उपलब्ध रहता है। इसका जब आप फेंक देते हैं, क्योंकि ये दानेदार फॉर्म में है, तो ये खेत में बहुत समय तक पड़ा रहता है, 15 से 20 दिन तक पड़ा रहता है दोस्तों, और इसी वजह से इसकी जो दाना जो फूटता है वो लगभग फूटने में 15 से 20 दिन लग जाते हैं, और इसी वजह से वो धीरे धीरे फूटता है और इसीलिए वो ज्यादा दिन तक काम कर पाता है। अधिक तापमान होने पर बहने की समस्या नहीं होती, ये भी एक इसकी बहुत बड़ी खासियत है। ज्यादा गर्मी अगर आ गई, ज्यादा अगर धूप है, तो भी इसका दाना ऐसा नहीं है कि उड़ जाएगा, ये जमीन में 15 से 20 दिन तक मौजूद रहेगा, और इसी वजह से इसका काम बहुत अच्छे ढंग से जड़ के विकास के लिए बहुत अच्छे ढंग से होता है। अधिक समय तक रखने पर वजन में कमी नहीं होती है। और जैसा कि आप देखते हैं कि अगर हम कट्टा पैकिंग में कोई भी जिंक खरीदते हैं, कोई भी थैली पैकिंग में जिंक खरीदते हैं, तो उसमें उड़ने की समस्या आती है। मतलब 5 किलो का जिंक 3 महीने पड़ा रह गया तो वो 4.5 किलो वैसे ही हो जाता है, लेकिन यहां पर वो समस्या भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही आकर्षक पैकिंग है दोस्तों, देखने में ही बहुत अच्छी लग रही है। जब आप इसका एक फायदा तो ये है कि इसमें जिंक उड़ता ही नहीं है, क्योंकि एयर टाइट जार है, इसमें हवा पानी अंदर जा नहीं सकती। दूसरी बात, जब आप इसको पूरा काम में ले लेते हैं तो इसको अन्य उपयोग में भी धो धुपा के बढ़िया अन्य उपयोग में भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत घबराने वाली बात नहीं है। अच्छी नमी में उपयोग करना है दोस्तों। दवाई कोई भी हो, चाहे खरपतवार नाशक हो, कीटनाशक हो, फफूंदी नाशक हो, अच्छी नमी में ही आपको उपयोग करनी चाहिए, क्योंकि जमीन में नमी जितनी अच्छी होगी उतनी ही ज्यादा जल्दी दवाई पूरी खेत में आपस में घुल मिल जाएगी। जार के आकर्षक पैकिंग में उपलब्ध है, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं, बहुत ही सुंदर पैकिंग में बीएमएल कंपनी ने ये जार उतारा है और बहुत ही अच्छे परिणाम इसको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। अगर आपने भी इसको इस्तेमाल किया हो या इस्तेमाल करने वाले हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अनाज ऐप पर आप इसको बहुत ही हैवी डिस्काउंट में ले सकते हैं। अभी अगर डाउनलोड नहीं करी हो तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनाज ऐप का लिंक भी है, आप वहां से ऐप डाउनलोड करिए और बहुत कूपन्स अप्लाई करके जल्दी से ऑर्डर करिए। अब दोस्तों ये सारी महत्वपूर्ण बातों के बाद में बात कर लेते हैं सावधानियों की। दोस्तों सावधानी रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहली बात तो बच्चों को इन दवाइयों की पहुंच से दूर रखना है। जब भी आप घोल बनाएं जिंक का तो साफ पानी लेना है, साफ बर्तन में लेना है, और स्प्रे टैंक भी बिल्कुल फ्लैट फैन नोजल, कट नोजल वाला होना चाहिए। दवा छिड़काव करते समय कभी भी खाना पीना नहीं है, लेकिन घर से भूखे पेट आपको नहीं आना है। घर से अच्छा सा आहार विहार लेकर भूखे पेट, मतलब आपको अच्छा सा भोजन लेकर ही दवाई का स्प्रे करने जाना है, खाली पेट दवाई का स्प्रे करने नहीं जाना है। नमी में ही स्प्रे करना है, नमी में ही दवाई फेंकनी है। दिन के समय ज्यादा गर्मी में दवाई नहीं करनी है, सुबह या शाम के समय ठंडे वातावरण में ही दवाई करनी चाहिए दोस्तों। बेहतर परिणामों के लिए हमेशा नैपसैक स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल का उपयोग करना है। हाथ के दस्ताने और मुंह पे मास्क हमेशा लगा होना चाहिए दोस्तों। चाहे आप दवाई का स्प्रे कर रहे हैं, चाहे आप दवाई को फेंक रहे हैं, हाथ के दस्ताने और मुंह पे मास्क हमेशा लगा होना चाहिए। और डिब्बो पैकेट को वैसे इसमें ये दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब आप इसको पूरा इस्तेमाल कर ले तो इसको बढ़िया 3-4 बार सरफ के पानी से, यूरिया के
मिला के गर्म पानी से इसको बढ़िया धो के और फिर ही इसको दूसरे उपयोग में लें। हवा से विपरीत दिशा में कभी भी स्प्रे नहीं करना है दोस्तों। जिस दिशा में हवा बह रही है उसी दिशा में स्प्रे करना है, ताकि दवाई की एकमात्र बूंद भी वेस्ट नहीं जाए, ना आसपास के खेत में जाए, ना आपके मानव शरीर पर आकर लगे और ना ही दवाई की बर्बादी हो। तो इसलिए जहां पर आपको दवाई फेंकनी है उसी दिशा में, जिस दिशा में हवा चल रही है उसी दिशा में खड़े होकर आपको दवाई का स्प्रे करना है। अंतिम आवेदन के समय, मतलब अंतिम जब हम फसल काट रहे हैं उससे 15 से 20 दिन पहले किसी भी प्रकार की कोई भी दवाई या कोई भी खाद का उपयोग ना करें, वरना वो हमारे जो उपज होती है उसमें भी वो अणु उसके आते हैं और वो कहीं ना कहीं लैब में पकड़ा जाता है। तो ये आपको सारी सावधानियां रखनी है दोस्तों जब भी आप BML के जिंक बॉस का उपयोग करें। यदि तमाम जानकारी जिंक बॉस के बारे में आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे BML के ही जिंक सल्फेट हेपेटाइटेट के बारे में। जी हां दोस्तों, 21% ये जिंक है और बहुत ही जबरदस्त इसका काम है। विस्तार से और व्यापक रूप से आपको जानकारी देंगे आगे आने वाले वीडियो में। तो प्लीज अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन का घंटी वाला बटन जरूर दबा लीजिए दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।